हेलो एंड वेलकम टू आवर शो डॉक्टर इज राइट। महिलाओं को परिवार की बैकबोन कहा जाता है, लेकिन अक्सर महिलाएं अपने परिवार का ख्याल रखते रखते अपनी खुद की सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं। ऐसे में उनको कई हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं और आगे चलकर वो हेल्थ इश्यूज कभी कभी गंभीर बीमारी का रूप ले लेते हैं। आज हम विमेन हेल्थ को लेकर ही बातचीत करने वाले हैं एक खास एक्सपर्ट से। हमारे साथ हैं दिल्ली के सेंटम हॉस्पिटल की मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुषमा मलिक, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं और आयुर्वेदिक एक्सपर्ट भी हैं। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। हेलो डॉक्टर, जब हम महिलाओं की टोटल हेल्थ की बात करते हैं तो भारत के सिनेरियो में जब हम देखते हैं तो आप क्या स्थिति देखती हैं महिलाओं को लेकर खास तौर से? हमारे मतलब पर्टिकुलर इंडिया में महिलाएं बैकबोन ऑफ फैमिली हैं जी। जैसे ट्रेन चलते हुए अगर फर्स्ट ट्रेन का डिब्बा अगर नहीं चलता तो पूरी ट्रेन नहीं चलती। ऐसे ही हमारी महिलाएं हैं जो कि पूरी फैमिली को वही चलाती हैं, चाहे वो वर्किंग महिलाएं हैं, चाहे घर में रहने वाली हाउसवाइफ हैं। हाउसवाइफ मॉर्निंग से शेड्यूल लेके और इवनिंग तक, नाइट तक, मतलब लेट नाइट तक वही वर्किंग होती है, जबकि उनको हाउसवाइफ बोला जाता है। और ऐसे वर्किंग लेडीज़ हैं जो कि काम वर्किंग ऑफिस वर्क भी करती हैं और घर में भी पूरा किचन से लेके अपने बच्चों की केयर, हस्बैंड की केयर, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब पूरी फैमिली की केयर करती हैं। तो मैं महिलाएं अगर ना हो तो हमारी पूरी की पूरी जो भी हमारा सिस्टम है वो सारा रुक जाएगा। उसी तरह जिस तरह मैंने ट्रेन का एक एग्जांपल दिया कि अगर फर्स्ट डिब्बा ही नहीं होगा तो पूरी ट्रेन चलेगी ही नहीं, उसी तरह हमारी महिलाएं हैं, मतलब उन्हीं के ऊपर सब डिपेंडेंट है। मतलब हमारी फैमिली की, हमारे सिस्टम की नींव महिलाएं हैं। बिल्कुल, बहुत खूब कहा डॉक्टर सुषमा ने कि अगर ट्रेन का इंजन ही नहीं चलेगा तो सोचिए कि वो बाकी के डब्बे कैसे चलेंगे। तो महिलाएं जो हैं उनको एक ट्रेन के इंजन की तरह देखा जाता है और वो खुद की देखरेख करने की बजाय अपने परिवार पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। लेकिन जब उनकी खुद की सेहत पर असर पड़ता है तो पूरे परिवार की सेहत पर भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। डॉक्टर, अक्सर हमने देखा है कि महिलाओं को कभी सर दर्द होता है, बॉडी एक होता है या हल्की सी कमज़ोरी महसूस होती है तो वो खुद से कोई भी दवाई ले लेती हैं जो घर में अवेलेबल होती है, कोई पेन किलर ले लेती हैं। एक बार दर्द हुआ फिर वो पेन किलर ले लिया, दूसरी बार हुआ फिर वापस वही दवाई ली, तो वो बैक टू बैक उन्हीं दवाइयों को अगेन एंड अगेन वो लेती रहती हैं, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। तो ऐसे में कितनी गंभीर वो सिचुएशन हो सकती है अगर बार बार एक ही सिम्टम हमें बॉडी में दिख रहा हो। हमें अपने डेली रूटीन में अगर कुछ सिम्टम मैं बताऊंगी जो अगर महिलाओं को अगर फील होता है जी, तो उस समय तुरंत उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किसी केमिस्ट से या किसी भी और से उनको नहीं कराना चाहिए। पर्टिकुलरली उन्हें चेकअप कराना चाहिए कंसल्टेंट से और उसके बाद मेडिसिन लेनी चाहिए। जैसे डेली रूटीन में महिलाएं जो रूटीन में काम कर रही हैं उससे उनको थकावट फील हो रही है जी। 2-3 आवर्स में ही लगता है कि मैं थक गई हूँ, मुझे मैं अब काम नहीं कर सकती, तो इट मीन्स वो नॉर्मल नहीं है। इंटरनली कोई ना कोई उनको प्रॉब्लम चल रही है। या भूख कम लगना या भूख बहुत लगना, ये भी दोनों ही सिम्टम होते हैं कि उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम इंटरनली चल रही है। ऐसे में उनको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप डॉक्टर की निगरानी में कराना चाहिए। ऐसे किसी केमिस्ट से या किसी से मेडिसिन लेते रहेंगे तो उससे उनको किडनी में, लीवर में और उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो उनको होंगे और आगे जाके वो एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप ले लेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि उनको एवरी 6 मंथ पे, पर्टिकुलरली आफ्टर 40 ईयर, मतलब एट द टाइम ऑफ 40 और आफ्टर 40, तो एवरी 6 मंथ पे उनको एग्जामिन कराना चाहिए। ओके, तो आपने अपने एक्सपीरियंस में, इतने लंबे एक्सपीरियंस में कई ऐसे केसेस देखे होंगे, तो
क्या क्या घातक बीमारी हो सकती हैं अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहें? जैसे मैंने एक पेशेंट था अभी कुछ टाइम पहले ही, उनको मतलब लास्ट 5 ईयर से उनको लेग्स में स्वेलिंग फील हो रही थी कि मैं थोड़ा सा चलती हूँ, मुझे थकावट फील होती है और मैं रेस्ट करती हूँ, फिर अपना काम रूटीन में करती हूँ और मेरे पैरों पे स्वेलिंग आ जाती है। अब वो स्वेलिंग के रीज़न बहुत सारे हैं। वो पेशेंट का हमने जब टेस्ट कराया तो उनको सर्वाइकल कैंसर मिला और थायराइड मिला, उसके साथ साथ एनीमिक थी वो, मतलब उनका जो कैंसर था वो भी मतलब 3rd स्टेज में मिला। तो ऐसे में उनको कितने टाइम से अवॉइड कर रही थी, स्वेलिंग उनको आ रही थी, उनके वीकनेस हो रही थी, वो काम नहीं कर पा रही थी, उनको कितने टाइम से भूख नहीं लग रही थी। तो ये सारे सिम्टम होने के बाद जब मतलब 5 ईयर का एपिसोड उन्हें कैसे निकाला है, वो एक बहुत बड़ा उनकी लाइफ में एपिसोड रहा है। तो ऐसे मैं चाहूँगी कि किसी के भी साथ ऐसा ना हो, सब अलर्ट रहें अपनी हेल्थ के जरिए। मैं इस पर्टिकुलर उसमें अगर उनको कोई प्रिवेंटिव और रखना है तो उनको फटाफट डॉक्टर के पास आना चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है अगर वो अर्ली स्टेज में हमें पता लग जाए तो वो 100% ट्रीटेबल है। उससे बिल्कुल घबराना नहीं होता। घबराना जब होता है जब हम उसको डे बाय डे अवॉइड करते हैं। तो डोंट अवॉइड एनी सिम्टम जो आपके रूटीन से है, उसको बिल्कुल अवॉइड ना करें, तुरंत डॉक्टर से मिलें। तो यानी यहाँ पर सबसे बड़ी गलती हम महिलाएं यही करती हैं कि हम अपनी सिचुएशन को अवॉइड करती हैं। जो हमारी हेल्थ के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, जो दिक्कत चल रही है, हम उसको अवॉइड करती हैं, इग्नोर करती हैं कि ठीक हो जाएगा, अभी ये प्रॉब्लम है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। लेकिन असल में वो हमें अलार्म मिल रहा है कि आपकी सेहत ठीक नहीं है। जब हम, आपने अभी कहा कि 40s में हमें चेकअप करा लेना चाहिए, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब 30s तक पहुंचने वाली होती हैं फीमेल्स तो बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं बॉडी में। तो उस केस में क्या आप जब 30s में एंटर कर रहे हैं तब भी कुछ चेकअप्स कराने की ज़रूरत होती है फीमेल्स को? 30s में भी, और मैं तो कहूँगी 25 के बाद ही चेकअप कराने स्टार्ट कर देने चाहिए। लेकिन 40s का मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि मतलब पर्टिकुलर मैंने 40 वर्ड इसलिए यूज़ किया है जी, क्योंकि 40s में हमारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। 30s तक हमारी प्रेगनेंसी, बेबी बर्थ और ये सब हो जाते हैं, और 40s में सारा चीज़ें होने के बाद हमारे कुछ हार्मोन्स है वो मतलब चेंजेस होते हैं। इसलिए ही मैं 40s का बोल रही हूँ। वैसे तो हमें रेगुलर ईयरली चेकअप कराना चाहिए, और कोई सिम्टम हमें लगता है तो वो तुरंत कराना चाहिए। तो यहाँ जब हम देखते हैं विमेन हेल्थ की स्पेशली बात करते हैं, काफ़ी सारी बीमारियां हैं जो हम आए दिन सुनते रहते हैं कि जैसे PCOD है, उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर है, देन मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ गर्ल्स को अर्ली एज में भी रहती हैं। ऐसे बहुत सारी बीमारियां हम आए दिन सुनते रहते हैं। तो अभी का अगर हम करंट सिनेरियो देखते हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन से केसेस अभी ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं, ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और उनके लिए सचेत रहने की ज़रूरत है महिलाओं को? जो कॉमनली देखना, एवरी 3rd फीमेल को और एवरी 4th 5th गर्ल को PCOD PCOS बहुत कॉमन हो गया है। और ब्रेस्ट कैंसर 40s के एज में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है। इसका रीज़न है कि हमारा जो डेली का जो लाइफस्टाइल है वो हमारा डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है। जो हमारा डाइट प्लान है, डेली डाइट प्लान है, वो हमारा न्यूट्रिशियस नहीं है। जब हमारी बॉडी को जो रिक्वायर है वो हम ले ही नहीं रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं उस चीज़ का हमें रिवर्ट बॉडी हमें अलार्म करती है। उसी का रूप हमारा ये PCOD PCOS, मतलब पहले कभी PCOD PCOS नहीं सुना होगा, अब एवरी 3rd गर्ल को, एवरी 3rd इनफर्टिलिटी उसके कारण इतना हो रहा है जी। इनफर्टिलिटी इतना बड़ा हो गया कि पहले इनफर्टिलिटी के लिए कोई IVF सेंटर कुछ नहीं होता था। अब IVF सेंटर में जाओगे तो वहाँ पे इतना रश होता है, इश्यूज ही नहीं हो रहे। तो ये सब हमारे लाइफस्टाइल प्रोसेस जो है, हमारा खान पान, हमारा जो आहार विहार है वो ठीक नहीं है, यही एक कारण है।
तो मैं ये इसके जरिए ये बताना चाहूँगी कि अगर हम अपनी लाइफ को डिसिप्लिन कर लें, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और अपना हेल्दी फूड पर्टिकुलरली, और ये अगर हम डिसिप्लिन में लाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली 2-3 मंथ में रिजल्ट आता है, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम में आ जाती हैं चीज़ें। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि महिलाएं इस चीज़ पे अपना ध्यान रखें और इस पे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। तो यानी देखा जाए तो हमारी लाइफस्टाइल पर बहुत चीज़ें निर्भर करती हैं। तो मेन जो ज़रूरी है, जो बात हमें ध्यान में रखनी है कि अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव किया जाए, एक्सरसाइज की जाए, मेडिटेशन की जाए, सो दैट आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी ठीक रहे और आप फिज़िकली भी आप एकदम फिट रहें। जब आपने इतने सारे केसेस के बारे में आपने भी बताया कि इनफर्टिलिटी के बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, उसके अलावा पीसीओडी, पीसीओएस हम पहले सुनते नहीं थे, अब बहुत सुनने में आता है, फाइब्रॉइड एक समस्या है वो सुनने में आती है। तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? क्योंकि वही बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम इग्नोरेंस जो है हमारी लाइफ में, कि हम छोटे छोटे सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। तो ये जो गंभीर बीमारियां हैं, इनके लिए ऐसे क्या सिग्नल्स हैं जिसको अगर हम महसूस कर रहे हैं तो तुरंत के तुरंत हमें अलर्ट हो जाना चाहिए और डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए? जैसे पीसीओडी में आपका वेट गेन होगा, आपका लिथार्जी रहेगा, थकावट बनी रहेगी, और मतलब जो नॉर्मल बॉडी का एक फिजिक होती है उससे आपका बॉडी वेट बढ़ जाएगा, तो एबनॉर्मल दिखना लगेगा। और आपकी जो फेस है, फेस पे हेयर फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। और मतलब और सिम्टम ये है कि आपका मेंस्ट्रुएशन जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाएंगे, स्कैंटी हो जाएंगे, या 2-3 मंथ में का गैप होना शुरू हो जाएगा। तो ये सिम्टम पीसीओडी के और पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम में चला जाता है, पीसीओडी पीसीओएस में चला जाता है। तो ये सिम्टम्स होंगे। वही रीजन ये अगर होगा तो वो इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होंगे, ओवम जो है वो नहीं रप्चर टाइम पे होगा, तो आपको इनफर्टिलिटी हो जाएगा। मतलब पीसीओडी ही बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। तो अगर पीसीओडी ना होने दिया जाए, अपना लाइफस्टाइल चेंज किया जाए, तो हम इनफर्टिलिटी जैसी बड़ी बीमारी से हम बच सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं सब जो एक से कनेक्टेड है। और इनफर्टिलिटी की अगर बात करें तो आज इतने इनफर्टिलिटी सेंटर्स हैं, इतने आईवीएफ सेंटर्स हैं जो हमने कभी पहले नहीं देखे थे। 10 ईयर पहले देखा होगा आपने, इनफर्टिलिटी सेंटर होता ही नहीं था। राइट। और अब हर मतलब इनफर्टिलिटी का ही इतना हो गया। अगर छोटी छोटी चीज़ों को ही हम अगर कवर कर लें तो उस गंभीर बीमारी तक हम नहीं पहुँचेंगे। डॉक्टर, यहाँ पर हमारे व्यूअर्स ज़रूर सोच रहे होंगे कि आप खुद एक गायनी हैं, आप आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, तो ऐसे में जब हम इन गंभीर बीमारियों के बारे में सोचते हैं तो ये ज़रूर सोचना शुरू कर देते हैं कि ट्रीटमेंट कराएं तो कौन सी पैथी से कराएं, यानी कि हम एलोपैथी की तरफ चलें, हम होम्योपैथी की तरफ चलें, या हम आयुर्वेद पद्धति की तरफ जाएं। तो क्या ये सब कारगर हैं या आयुर्वेद कुछ स्पेशल इसमें ट्रीट करता है? कारगर तो मैं किसी पैथी का पर्टिकुलर मतलब वो नहीं करूँगी कि मैं आयुर्वेदिक ही कारगर है या होम्योपैथिक है या एलोपैथिक है। पैथी सभी कारगर हैं। मैं आज आयुर्वेदिक की चर्चा करूँगी कि आयुर्वेदिक इसमें 100% कारगर है, क्योंकि आयुर्वेदिक में हम नेचर से कनेक्ट कराते हैं। आयुर्वेद का मीनिंग आयुवर्धक है जी। अगर हम नेचर से कनेक्ट किसी भी चीज़ को कराते हैं तो नेचुरल वे में वो ऑटोमेटिकली बॉडी के जो सिस्टम्स हैं ऑटोमेटिकली नेचर के अकॉर्डिंग हो जाते हैं। जब नेचर की कोऑर्डिनेशन में हमारी बॉडी आ जाती है, वो कैसे होता है कि हम मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठें, उसके बाद एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, उसके बाद हम मेंटल हेल्थ को अपनी को रखें, डाइट प्लान हम न्यूट्रिशियस रखें, वेजिटेबल, फ्रूट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये जो हमारी न्यूट्रिशियस डाइट बनती है, फाइबर रिच डाइट, ये सब अगर हम रहे तो हमारी जो बॉडी है वो ऑटोमेटिकली योगा से ही मैं कुछ इसमें आसन्स हैं जो उसी से ही हमारा पीसीओडी ठीक हो जाता है अगर हम रेगुलर उसको इसमें हम 21 डेज का प्लान बताते हैं
जैसे एलोपैथिक में 21 डेज की कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन देते हैं पीसीओडी में, ओके ठीक है, उसके बाद पीरियड्स आते हैं, फिर 20 ऐसे 3 साइकिल्स करते हैं। ऐसे ही हम आयुर्वेदिक में 21 डेज का हम प्लान बताते हैं और उसमें उसका पूरा डिसिप्लिन, डाइट प्लान, योगा, एक्सरसाइज, इन कुछ मेडिसिन हैं जो कि हर्बल ही है। हमारी किचन में ही वो मेडिसिन हैं जो हम अपना डाइट प्लान बताते हैं। उससे 21 डेज का पर्टिकुलर मीनिंग ये होता है कि हम कोई भी शेड्यूल चेंज करने के लिए, न्यू शेड्यूल के लिए हमें कम से कम 3 वीक्स उसको अपने सिस्टम में लाने के लिए ज़रूरी होता है। तो हम आयुर्वेदिक से भी 100% पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं। पीसीओडी ठीक होगा तो 90% हमारे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और इनफर्टिलिटी सब कवर हो जाएंगी, क्योंकि ये सब फिर जब बॉडी में ये सारी चीज़ें होती हैं उसके बाद हम ये सारा हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, थायराइड हो जाता है, ठीक है। तो थायराइड होगा तो उसमें हमारा टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, सारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो आयुर्वेदिक में 100% इसका ट्रीटमेंट है। और आयुर्वेदिक से ये है कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपकी और चीज़ें भी रिकवर हो जाएंगी। तो मैं इस चीज़ के लिए बोलूँगी कि आयुर्वेदिक को आपको करना चाहिए और इसमें 100% रिस्पॉन्स है। तो मतलब आयुर्वेद जो हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, हमें प्रकृति से ये जोड़ता है और इसके ज़रिए आप अगर इसको अपनाते हैं तो इन गंभीर बीमारियों को भी आप ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर हम अक्सर कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं आपकी तरफ से, वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिनको हम ध्यान में रखें सो दैट वो नौबत ही ना आए कि हम बीमार पड़े या हमारी बॉडी में उस तरीके की समस्या आए? क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं ना कि हम बीमार होते ही क्यों हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं जो आप सजेस्ट करती हैं एज एन एक्सपर्ट जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? मैंने अभी बताया है, मैं आपको 5 टिप्स देती हूँ इसके लिए। सबसे पहले आपको अपनी न्यूट्रिशियस डाइट, ठीक है, न्यूट्रिशियस डाइट में हमारी बॉडी 70% हमारी बॉडी का वाटर है अगर हम वो करें, और 30% हमारी बॉडी का वेट है। तो जो 70% जो वाटर है, हमें ऐसी ही डाइट हमें प्लान करना चाहिए जो कि हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लें। और दूसरा, हमें योगा, एक्सरसाइज, सेकंड टिप जो है वो हमें, और मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन रेगुलर अपने शेड्यूल में रखना चाहिए। थर्ड, जो फीमेल्स के लिए पर्टिकुलर है, जो बहुत सारी बीमारियों का कारण है कि वो कन्वर्सेशन नहीं करती, अपनी बातों को शेयर नहीं करती हैं, और वो उस चीज़ के लिए जो आजकल बोलते हैं, एलोपैथिक में बोलते हैं एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। वो डिप्रेशन वो इसलिए होता है क्योंकि वो जो अपनी उनकी बातें जो होती हैं वो उनकी ओवर थिंकिंग करती रहती हैं, जिससे भी हमारा उनको नींद ना आना, उनके साथ चिड़चिड़ापन होना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अगर वो मेडिटेशन करें और अपनी फैमिली से शेयरिंग रहें, अपने बच्चों के साथ, अपने रिलेशन से कन्वर्सेशन में रहेंगी, तो मतलब 99% वो चीज़, डिप्रेशन, एंग्जाइटी वगैरह ख़त्म हो जाएंगी। मतलब मैंने थर्ड टिप बताई है, कन्वर्सेशन, ये बहुत ही ज़रूरी है, जो कि और सब चीज़ों से रिलेटेड है। फोर्थ है कि डॉक्टर के टच में रहना चाहिए। पर्टिकुलरली कोई भी सिम्टम रूटीन से थोड़ा सा अलग लगता है तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप उनको कराना चाहिए, ताकि अगर कोई चीज़ इम्बैलेंस हो गई है तो बहुत अर्ली स्टेज में ही वो रिकवर हो जाए। हमारे आयुर्वेद में इसलिए बताया है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य प्रश्नम च, मतलब स्वास्थ्य की रक्षा ही करेंगे, किसी बीमारी के लिए किसी दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर कनेक्टिंग विद अस। आपने इतनी अहम जानकारी हमको दी और आई एम श्योर कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत अच्छे से इन बातों को समझ रहे होंगे, और अगर इस पर अमल करेंगे तो एक स्वस्थ लाइफस्टाइल को वो जी सकते हैं, उसको अपना सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप लोगों का भी शुक्रिया। कहते हैं सेहत है तो हम हैं, और महिलाओं की सेहत है तो पूरे परिवार की सेहत है, इसलिए अपना और अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ न्यूज़ 44 पर और देखते रहिएगा डॉक्टर इज राइट। नमस्कार।